ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का टॉपिक। और लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर डिस्कशन की थी सीएसएस की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स अपने माइक जो है म्यूट रखें। अस्सलाम वालेकुम। साइमा अपना माइक म्यूट कर दें। ओके, यहाँ पे चलते हैं और अपना फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है उसको स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब हमने जो प्रॉपर वर्किंग करनी है ना अपनी सीएसएस की, वो प्रॉपर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर प्रॉपर वर्किंग करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें देखी थी, कौन पहले रिपीट करेगा, छोटा सा एक ओवरव्यू दे दें मुझे। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, शारिक अजीज़। जी मैम, टैग के बारे में जो आपने पढ़ाए थे, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा रिपीट कर दूं, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल करें। मैम, आपने जो सबसे पहले क्लास में पढ़ाए थे उसमें इनलाइन टैग थे, इंटरनल टैग थे और एक्सटर्नल टैग थे। ठीक, इंटरनल जो होता है उसमें हम इंटरनल एट्रीब्यूट में टैग के अंदर रह के कोई कलर डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड का। अच्छा, जो इनलाइन सॉरी जो इनलाइन होता है, और इंटरनल में ही होता है कि हम एक टैग डिफाइन करने के बाद एक कर्ली ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद उस हेडिंग को बैकग्राउंड कलर देते हैं। स्टूडेंट ज़रा और एक मिनट एक्सटर्नल ज़रा में थोड़ा सा वेट हम कीजिएगा। थोड़ा जी मैम, आपने 3 किस्म के एट्रीब्यूट जो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए देने होते हैं। एक था इनलाइन, दूसरा था इंटरनल और तीसरा था एक्सटर्नल। इनलाइन में ये होता है कि आप जो टैग डिफाइन कर रहे होते हैं उसी के अंदर एट्रीब्यूट देते हैं बैकग्राउंड कलर का। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल में आप कोई प्रॉपर यानी हेडिंग का आपने टैग दिया, फिर उसके बाद अलग से कर्ली ब्रैकेट लगा के उस बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट कलर दे रहे होते हैं, जो भी आपने कलर चाहिए। और एक्सटर्नल में अगर आपको उस फाइल से किसी दूसरी फाइल में जाना है, तब आप वो टैग दूसरी फाइल के लिए डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने इस लिंक से दूसरे लिंक में जाना है। एक्सटर्नल लिंक, इनलाइन लिंक, एक्सटर्नल इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, 3 किस्म के आपने बताए थे। ओके ठीक है। जी मैम। जी, हमने 3 टाइप्स की डिस्कशन की थी। सीएसएस की 3 टाइप्स होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था सिलेक्टर्स के नाम से। मुजम्मिल आप रिपीट करेंगे सिलेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। जी मैम, सिलेक्टर्स की मैम हमारे पास 4 टाइप्स हैं। जी, 4 टाइप्स कौन कौन सिलेक्टर्स सी हैं। बाय यूजिंग नेम है, उसके अलावा सिलेक्टर्स बाय यूजिंग आईडी है, एंड देन सिलेक्टर्स बाय यूजिंग क्लास है, और लास्ट वन जो है वो सिलेक्टर्स बाय यूजिंग ग्रुप है। ओके गुड। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखी थी, दानियाल एंड आपका नाम क्या था, मुस्तफ़ा। आपने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखी थी, नहीं देखी? अच्छा जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। और उसके लिए मैं ये जो हमने फ़ाइल बनाई है ना, इसको रिमूव करी यहाँ से, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी काम किया हमने। आप लोगों को पता है कि नैव बार क्या होती है। नैव बार हम यूज़ करते हैं एक पेज, मतलब नैव बार में कुछ इस तरह का कंटेंट होता है कि उसमें कुछ लिंक्स लगे होते हैं, कुछ हमारे पास लोगोज लगे होते हैं और ये सारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बूटस्ट्रैप पे जाएं और बूटस्ट्रैप की नैव बार को देखें, तो नैव बार क्या होती है, पहले हम ये चीज़ देखेंगे। नैवर बेसिकली आपके पास एक ऐसा कंटेंट होता है जो आपके टॉप पे पड़ा होता है यहाँ पे, जिसमें आपके पास कुछ लिंक्स लगे होते हैं। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप उस फाइल पे मूव कर सकते हो इजीली। कुछ ये वाला काम, जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट के टॉप पे जो कंटेंट आपको दिख रहा है, जिसमें कुछ आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, एक सर्च बार आ रही है आपके पास और कुछ आइकन्स आ रहे हैं, ये हमारे पास नैव बार में आते हैं। अब हमने भी कुछ इस तरह की नैबर बनानी है। जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर एक नैबर बना कर देखेंगे, सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड करके। अब हम ये काम करने लगे हैं कि आप लोगों ने जब सीएसएस में अब काम कर लेना है, तो आपको एक टॉप पेरेंट बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी आपने बनाना ही बनाना है टॉप पेरेंट। अब टॉप पेरेंट आपने कैसे बनाना, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डिव का टैग हम यूज़ करेंगे पेरेंट बनाने के लिए, और उसको कोई क्लास दे दें, क्लास या आईडी क्लास, और आप यहाँ पे लिख दें जी इसकी क्लास क्या है, पेरेंट। अब ये जो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट है ना, ये आपकी जितनी भी वेबसाइट वर्किंग करेगी वो इस पेरेंट में रैप अप हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरह काम जो किया है, इसको बड़ा इजीली आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ ये काम लिखें
डॉट पेरेंट, कुछ ये डॉट पेरेंट लिखें, एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये डिव का टैग, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग बना के उसकी क्लास जो है वो डॉट पेरेंट के नाम रख देगा। अगर मैं हैश पेरेंट लिखूं तो ये क्या करेगा, अब डॉट जो हमें पता है क्लास के लिए होता है, हैश हमारे पास आईडी के लिए होता है, तो ये एक आईडी बना देगा पेरेंट की। क्या इशू है? ज्वाइन नहीं हुआ आपका? तो ज्वाइन कर लिया, किसका ज्वाइन हुआ है? आपका ज्वाइन है? आपका ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हमने अपनी प्रॉपर वर्किंग करनी है। नैब बार क्या होती है? नैब बार हमने देख लिया जी, टॉप कंटेंट जिसमें हमारे पास कुछ सर्च बार लगी हो, कुछ लोगोज और कुछ आइकन्स वगैरह होते हैं। अब हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप लोग किस तरह अचीव करोगे। आप लोगों ने एक पेरेंट बनाना है। पेरेंट बनाने के दो तरीके होते हैं आपके पास। एक तरीका तो ये कि आप डॉट पेरेंट लिखो और आप प्रॉपर टैग खुद लिखो, उसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट भी खुद लिखो और फिर वर्किंग करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप डॉट के साथ खुद ही सारी वर्किंग कर लो, या हैश के साथ अगर आपने आईडी बनाना है। आप यहाँ पे डॉट लिखते ना तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा डिफ का टैग आ रहा है, लेकिन आप कोई और टैग यूज़ करना चाह रहे हैं, नैव का टैग यूज़ करना है। नैव का टैग हमारे पास नैव बार के लिए होता है, तो आप यहाँ पे नैव डॉट लिखोगे, नैव डॉट पेरेंट कुछ ही, अब आपके पास वो टैग आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं जो आपका टाइम प्रिवेंट करती हैं ताकि वेस्ट ना जाए। वेल हम पेरेंट के तौर पे डिव का टैग ही यूज़ करते हैं। डिव डॉट पेरेंट लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एक हमारे पास पेरेंट बन जाएगा इसका। अब इस पेरेंट के अंदर मुझे चाहिए मल्टीपल एंकर्स के टैग, क्योंकि एंकर टैग के थ्रू ही हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक एंकर का टैग और ये वाला एंकर का टैग जो है होम का होगा। अगर हमने कोई एड्रेस पास नहीं करना तो इसमें हैश लिख सकते हैं कुछ ये हमें उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, लाइव हमारा जो पेज चल रहा है ना उस पर। उसके बाद दूसरा एंकर का टैग हमारे पास आएगा और ये इसको हम कर लेते हैं सर्विसेज, और तीसरा जो एंकर का टैग है उसको हम किसके लिए कर लेते हैं, अबाउट के लिए। ये तीन हमारे पास एंकर के टैग बन गया और इनके जो रीडायरेक्शन है वो हम हैश पेज पे ही रख देते हैं कुछ ही। अच्छा, ये हैश वाला काम अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब हमारा पर्पस स्टाइलिंग से है, स्ट्रक्चर हमने बिल्ड करना सीख लिया है। इसको ज़रा लाइव करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या होगी हमें पता है। एंकर का जो टैग है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, तो तीनों की तीनों टैग हमारे पास ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही है ना। आप लोग इसके दरमियान अपना, अगर मुझे इनके दरमियान स्पेसेस ऐड करने हैं, अभी बहुत कम स्पेसेस हैं इनके दरमियान। होम के दरमियान भी छोटी सी 1 वाइट स्पेस है, सर्विसेज के दरमियान भी 1 वाइट स्पेस है, और अबाउट के बाद भी अगर हम कुछ ऐड करते हैं चौथा टैग अपना, तो उसमें भी हमारे पास क्या है जी 1 अबाउट स्पेस होगी। इसको हम कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कुछ का। अगर मुझे इनके दरमियान स्पेसेस ऐड करने हैं, जैसे अभी तो इनके दरमियान स्पेसेस कम है, मुझे इनके दरमियान ज़्यादा स्पेसेस ऐड करने हैं, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा। अगर मैं, अच्छा ये चीज़ ये कि अगर मैं इनको प्री के टैग में ऐड करूँगी ना, इनका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा कुछ, ये वाला काम हो जाएगा ना कुछ, आप ऐसे कह रहे हो, तो इनका ना राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्री के टैग का कुछ ये वाला काम है, और बाकी सारे टैग क्या हो जाएंगे, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि प्री का टैग इसको किस में कवर कर देगा, ब्लॉक एलिमेंट बना देगा। मुझे सेम ही लाइन पे रखना है इनको, और उनके दरमियान स्पेसेस भी ऐड करने हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे। मेरा बैग है साथ वाले रूम में, भूल जाओ, क्या करेंगे जी उसके लिए। फिर मुझे होम, सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट के दरमियान स्पेसेस चाहिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना ये उसमें कवर किया हुआ है। हमने अपनी HTML में इस तरह की एक चीज़ देखी। मैम क्या BR का टैग यूज़ करेंगे इनको ब्रेक देने के लिए? अगर हम BR का टैग यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। BR का टैग एज वी नो ये एंकर्स टैग को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। काफ़ी वॉइस डिस्टर्ब है। BR का टैग हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। मुझे इनके दरमियान स्पेसेस चाहिए यहाँ पे। जी कौन बताएगा मुझे। अभी हमने मार्जिन नहीं देखा, हमें नहीं पता मार्जिन क्या है। जो चीज़ हमने नहीं देखी उसके बारे में हमें नहीं पता क्या है वो। आप लोगों को एंटिटीज़ याद हो, अगर NBSP की एंटिटी पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी तो आज देख लेते हैं। आपके पास ना एक एंटिटी होती है NBSP की। NBSP मीन्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये NBSP की जो एंटिटी होती है ना, ये आपके पास नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एंटिटी होती है। अगर आप एक बार यूज़ करते हो ना तो ये वन टाइम स्पेस ऐड करता है आपके पेज पे। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो देखिए 1 टाइम स्पेस ऐड हो गया। सर्विसेज और अबाउट के दरमियान कितना कम स्पेस है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ही है, लेकिन होम और सर्विसेज के दरमियान हमने एक एंटिटी ऐड किया जिसने इतना स्पेस कर दिया है। विजिबल है स्क्रीन।
डिफरेंस नज़र आया। अब मुझे जितनी बार ये स्पेसेस चाहिए मैं उतनी बार NBSP को कॉपी करूँगी यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V, 3 स्पेसेस ऐड कर देते हैं ना इसमें कुछ इस तरह, ताकि ये कुछ इस तरह के होते हैं हमें, और अब इनके दरमियान स्पेसेस आ गए। समझ आया? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एंटिटीज़ मार्जिन हमारे पास क्या है, मार्जिन को किस तरह यूज़ करना है, और हम अपनी HTML के थ्रू ही सारा काम करें, तो उसके लिए हमें फिर क्या यूज़ करनी पड़ेगी? एंटिटीज़ में हमने कौन सी एंटिटी यूज़ करनी है? NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। चलते हैं और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं यहाँ से, एग्जैक्ट 100 पे ले आते हैं। सही है जी, क्लियर है यहाँ तक? विजिबिलिटी का इशू तो नहीं है कोई? अच्छा, अब एक इशू हमारे पास ये है कि एंकर टैग्स में आप देख रहे हो कि किसी भी नैव बार पे जाओ ना, उसके एंकर टैग का कलर इस तरह ब्लू नहीं होता। पहला इशू क्या था कि इनके दरमियान स्पेसेस नहीं थे, वो हमने कवर कर लिया इशू। दूसरा इशू क्या है कि इनके दरमियान अब इनके कलर चेंज करने हैं हमें। तीसरा इशू हमारे पास क्या है कि अंडरलाइंस आ रहे हैं। पहले अब हम वर्क करेंगे दूसरे इशू पे, कलर चेंजिंग पे। देखिए 125 हो गए और अभी तक आप लोगों की क्लास की ज्वाइनिंग ही चल रही है। ओके जी, ये वाला काम समझ आया। अब हमने वर्किंग करनी है कलर पे। तो आप लोगों को पता है कि अगर मुझे कलर चेंज करने तो मैं किस तरह चेंज करूँगी? एंकर टैग्स को टारगेट करेंगे ना, अपनी स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं और ये जो काम हमने किया मैंने इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं A टैग, ये हम कर ले हैं सिलेक्टेड बाय यूजिंग टैग नेम। इसका अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगी ना तो इन एंकर टैग्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से, इनके बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा ये इस तरह। सब एंकर टैग्स का बैकग्राउंड कलर ये हो गया। पर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, मुझे इनका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना SERVICES, ये सर्विसेज का कलर चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर के नाम से। कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और हमें कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक कलर चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे इसको। अब हमारे पास क्या होगा? आपके जो एंकर टैग्स हैं उनका कलर ब्लैक हो जाएगा। दूसरी चीज़ दूसरी हमारी फंक्शनलिटी है, उसको अचीव कर लिया हमने, कलर भी हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे ना एक इशू हमारे पास ये आता है कि आपका कलर, अब मुझे सिर्फ एंकर टैग जो है नैव बार में ना उनका कलर चेंज करना है ब्लैक में। लेकिन क्या हो कि मेरे पास यहाँ पे नैव बार के बाद एक और एंकर टैग बनाओ, कुछ यहाँ पे इस डिफ के बाद जो है ना एक और एंकर टैग हो, और ये जो एंकर टैग है ना ये मुझे लेके जा रहा हो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा हो दूसरी फाइल में। हो सकता है कि आप लोगों ने ना कोई अपनी डेफिनेशन लिखी हो किसी एजुकेशनल वेबसाइट की, उसकी जो अंदर है मज़ीद कोई और टॉपिक है, वो न्यू फाइल पे लेके जा रहा है आपको, तो उसके लिए भी हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। अब ये क्या काम कर रहा है? ये जितने भी एंकर टैग्स होंगे ना पेज पे, सबका कलर ब्लैक कर देगा। ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि हमने अपनी स्टाइल और CSS में एक ही टैग को टारगेट किया हुआ है। इसका मतलब है जितने भी एंकर टैग्स हैं पूरी वेबसाइट के पूरे पेज पे हमारे पास, सबका कलर ब्लैक कर दो। मुझे ये करना है कि रिलेटिवली सिर्फ इनका कलर ब्लैक करना है, तो फिर मैं क्या करूँगी? एग्जैक्टली मैं फिर टारगेट करूँगी इसके पेरेंट को, इसीलिए मैंने पेरेंट बनाया। अब आपकी CSS में पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत मैनेज करनी है। आपकी मेजोरिटी जो प्रॉपर्टीज़ है ना CSS की पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। अब हमें पता है ये डिव जो है ये इनका पेरेंट है सारे एंकर टैग्स का, तो मैं इसको टारगेट करूँगी। किस तरह टारगेट करूँगी इस डिव को? डॉट पेरेंट करके, क्योंकि हमें पता है क्लास दी हुई है हमने, तो डॉट करेंगे इसको और उसकी क्लास का जो नेम है PARENT, डॉट पेरेंट करके। अब हम डॉट पेरेंट करके उसका कलर अगर ब्लैक करेंगे ना, अभी भी हमारे पास वो इशू आएगा और कलर ब्लैक नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि हम पेरेंट का कलर ब्लैक कर रहे हैं। हमें पेरेंट के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उनका कलर ब्लैक करना है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा पड़ेगा डॉट पेरेंट के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उनका कलर आप ब्लैक कर दो। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह काम करेगा, जो डॉट पेरेंट के अंदर एंकर टैग्स हैं उनका कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो दूसरा एंकर टैग है वो जिस कलर का भी रहेगा। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट को स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, स्पेसिफिक पार्ट की, स्पेसिफिक सेक्शन की कर सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू? स्टूडेंट्स क्लियर है आप सबको? ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं,
अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या अचीव करनी है, अपनी ये अंडरलाइन वाला कंसर्न देखना है। आप लोगों के पास जो है टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से चीज़ आती है। टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास होता है कुछ काम करने के लिए, इसको अगर आप नन कर दोगे तो आपकी जो अंडरलाइन है ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एंकर टेक्स्ट जो होम सर्विसेज अबाउट और कॉन्टैक्ट है इसकी क्यों रिमूव हुई है, ये रीडायरेक्ट वाले की क्यों रिमूव नहीं हुई? एग्जैक्टली क्योंकि हमने यहाँ पे वर्किंग की है डॉट पेरेंट में जो एंकर टैग है सिर्फ उस पर ये वाली स्टाइलिंग हो जो हम यहाँ पे काम करें। दानियाल आपको समझ आ रहा है जी? आपको समझ आ रहा है मॉस? अब यहाँ तक क्लियर है? आपके पास ना कुछ और स्टाइल भी होते हैं। एक आपके पास होता है अंडरलाइन का स्टाइल, आपने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यू का टैग था तो उसमें भी अंडरलाइन आ जाती थी। दूसरा आपके पास होता है ओवरलाइन का। ओवरलाइन अब आपके पास क्या करेगा, आपकी जो टेक्स्ट है उनके ऊपर लाइन शो कर देगा, ठीक है। ओवरलाइन का मतलब ये होता है ना टेक्स्ट के ऊपर लाइन। अब यहाँ से मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल में जो एक्स्ट्रा लिंक है ना इसको रिमूव करें। ओवरलाइन होता है, फिर अंडरलाइन तो हमने देख लिया था, दोबारा देख लेते हैं कि अगर हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो अंडरलाइन होता है ये, लेकिन अपनी मर्ज़ी से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ओवरलाइन हो गया, अंडरलाइन हो गया, और एक होता है हमारे पास लाइन थ्रू के नाम से। अब ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। ये चीज़ हमने पहले कहीं पे देखी है एचटीएमएल में किसी टैग में। कौन सा टैग था ऐसा? डिलीट और स्ट्राइक का जो टैग था, दोनों के टैग यही काम करते थे ना। तो अब वो देखें कि एचटीएमएल में भी थोड़ी स्टाइलिंग हम वो कर सकते हैं जो सीएसएस में हमें अलाउ है। तो इस तरह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको रिमूव कर लेंगे। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि तीनों को इकट्ठे यूज़ कर लो, अंडर लाइन थ्रू भी कर लो, अंडरलाइन भी कर लो और ओवरलाइन भी कर लो। कुछ ये हम तो वैसे ऑब्वियस सी बात है इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरह का काम। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि लाइन ओवरलाइन और अंडरलाइन हो, लाइन थ्रू को हटा दो तो दो भी इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये कुछ इस तरह की लुक देगा। सोचे थे ना आप? यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो लाइंस का अपनी मर्ज़ी से। जैसे आप लोग कह दो कि हमें रेड चाहिए तो ये रेड हो जाएगा आपके पास, कुछ ये आपकी लाइंस का कलर ठीक हो गया। अब लाइंस का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हम, इसको वेवी में भी कर सकते हैं। अब आपके पास वेवी लाइंस आ जाएंगी कुछ ये। तो स्टाइलिंग आप लोग देख लो कि किस तरह आप मैनेज कर सकते हो ईजिली। पर हमें इसमें से कोई भी काम चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इस पर? कुछ अब हमारे पास क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब आपके पास यहाँ तक सारे इशू रिजोल्व हो गए। पहला इशू क्या था हमारे पास? दूसरा उसको हमने कैसे सोल्व किया? NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एंटिटी से। दूसरा इशू क्या था? अंडरलाइन का था, उसको हमने कैसे रिमूव किया है? टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दी। तीसरा इशू क्या था? कलर, उसको हमने कैसे चेंज किया है? कलर चेंज कर दिया। अब आपके पास ना कलर चेंज करने की और भी टेक्निक्स होती है, इसकी भी कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्टर्स की टाइप देखी थी ना, आज की क्लास में हम कलर्स की टाइप देखेंगे। अभी जो पहली टाइप आपने लिखी है ना, ये आपके पास आती है जी कलर बाय नेम। कलर बाय नेम HTML में आप कमेंट ऐड करते हो तो वो कुछ इस तरह से ऐड होता है। जैसे मैं अगर हाई लिख रही हूँ और मुझे कमेंट आउट करना है तो ये कुछ इस तरह से होगा, एंगुलर ब्रैकेट्स में एक्सक्लेमेशन मार्क और ये वाला प्रोसीजर सारा। CSS में अगर आप कमेंट करते हो तो वो कुछ इस तरह होगा, फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टरिक, ठीक है। ये जो पहली टाइप है आपके पास, ये है कलर बाय नेम की, कि आप कोई भी नेम यूज़ करो और उसका कलर दे दो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, इस तरह के कलर्स। अब आपको कितने कलर्स नेम आते हैं जी? दानियाल आपसे पूछ रही हूँ, कितने कलर्स नेम आते हैं आपको? कलर्स नेम कितने आते हैं एस्टिमेशन? मतलब एस्टिमेशन आइडिया कितने आते होंगे आपको? 20 आते होंगे मेजोरिटी। एग्जैक्टली आपको भी इतने सेम आते होंगे। 25 अगर किसी को ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में इनफाइनाइट किस्म के कलर्स हैं, कुछ डार्कर स्टोन में है, कुछ लाइटर स्टोन में है, हर किसी की शेड ज़्यादा है, कुछ न्यूट्रल आ जाते हैं, कुछ बेसिस कलर्स आ जाते हैं। तो अगर इतने ज़्यादा कलर्स के हम नाम याद करें तो वो इम्पॉसिबल है, तो इतना हम याद नहीं कर सकते। इसमें फिर कलर बाय नेम में आपके पास रिस्ट्रिक्शन यही आती है कि जिस कलर का आपको नाम आता होगा आप उसी कलर के थ्रू उसकी मैनेज कर सकते हो। अगली जो टाइप हमारे पास आती है वो कलर बाय यूजिंग RGB वैल्यू आती है। RGB वैल्यू, RGB का मतलब क्या होता है आपके पास? रेड, ग्रीन और ब्लू, कुछ ये मतलब होता है। R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड ब्लू स्टैंड्स फॉर B स्टैंड्स फॉर ब्लू। अब आपको पता है कि ये जो रेड, ग्रीन और ब्लू ये आपके बेस कलर्स हैं, जो जितने भी कलर हैं ना वो इन्हीं कलर से मिला के बने, रेड, ग्रीन और ब्लू से। तो ये आपके पास आपके क्या है? बेस कलर्स हैं।
इसमें ना आपको क्वांटिटी चूज़ करनी होती है, कह लो परसेंटेज चूज़ करनी होती है कि रेड को कितने परसेंट चूज़ करना है, ग्रीन को कितने परसेंट चूज़ करना है और ब्लू को कितने परसेंट चूज़ करना है। तो ये आपके पास परसेंटेज चूज़ करने की क्वांटिटी कितनी होती है 0 से लेके 255 तक, कुछ ये का आप 0 से लेके 255 तक रेड को चूज़ कर सकते हो, ग्रीन को और ब्लू को। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। हम यहाँ पे चलते हैं, कलर को लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं RGB, R G और B। जब हमने RGB लिखा तो उसने हमें वही 3 कलर्स प्रोवाइड किए हैं जो मैंने लिखे हैं ऊपर। अब आपने जस्ट इनकी क्वांटिटीज देखनी है कि कितनी कितनी क्वांटिटी को आपको रेड ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी का ब्लू ऐड करना है और कितनी क्वांटिटी का ग्रीन ऐड करना है। और हमें पता है कि इनकी क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं सारे जो है 0 कर दूँ, रेड भी 0 कर दूँ, ग्रीन भी 0 कर दूँ और ब्लू को भी 0 कर दूँ, तो फिर हमारे पास कुछ ये वाला कलर बनता है। और ये कलर कौन सा कलर है? दिस इज़ ब्लैक। ये ब्लैक कलर बनता है। अगर मैं इन सबको इनकी लास्ट वैल्यू पे ले जाऊँ 255 पे, लास्ट वैल्यू 255 है ना इनकी, 255 कर दो और इसको भी कितना कर दो 255। आप लोग देख रहे होगे साथ में कलर चेंज हो रहा है। अब हमने इनकी लास्ट वैल्यू कर दी तो वो वाइट कलर बनता है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। आप लोग इस तरह अपनी मर्ज़ी से इसको कर दो जी। मैं कहती हूँ इसको हम 25 करते हैं और इसको मैं कहती हूँ जी 105 कर दो और इसको भी हम कितना करते हैं 55। तो हमारे पास कुछ ये ग्रीन टोन का कलर बन जाएगा। अपनी मर्ज़ी से आप इस तरह कलर्स बना सकते हो और इनफाइनाइट कलर्स बना सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है वो आती है कलर बाय यूजिंग हेक्स वैल्यू, कंट्रोल Z और यहाँ पे चलते हैं कलर कुछ ये हमारे पास हेक्साडेसिमल से निकला है। हेक्साडेसिमल की कितनी वो होती है फेसेस? 6 होते हैं ना, 6 फेसेस होते हैं हेक्साडेसिमल के। तो इसमें हम कलर जो बनाते हैं वो 6 फेसेस का मिलके बनाते हैं। ठीक है। और आपका हेक्साडेसिमल हो वो आपके पास A B C, जब आप 10 से ज़्यादा 11 पे जाते हो, 10 11 12, तो उसको A B C कंसिडर करता है। ठीक है। इसमें भी आप कुछ इस तरह वर्किंग करते हो। हेक्साडेसिमल का कलर किस तरह बनाते हो? कलर के लिखो टाइप और यहाँ पे आप लिखते हो हैश 3 या कुछ भी लिख लो 3 4 5 7 6, कुछ इस तरह का कलर मिला लो कुछ 6 वैल्यू का, तो आपके पास कुछ ये वैल्यू बनता है। ये 6 वैल्यूज़ मैंने खुद से लिखी है, मुझे नहीं आइडिया था इनका। ठीक है। रैंडमली लिखी है ना, जस्ट समझाने के लिए कि कौन कौन से 6 वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो वो कुछ इसने इस तरह का ग्रीनिश किस्म का कलर बना दिए। आप लोग अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर सकते हो, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। अगर हम हैश, इसका कलर आप हैश के साथ लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है इसमें भी हम खुद से रैंडमली कैसे करेंगे? अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो मैं कैसे करूँगी? उसमें आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि आप लोग गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें कलर पिकर। कलर पिकर जो आपके पास है इस पर क्लिक करें। ये आपको प्रॉपर एक कलर पिकर प्रोवाइड कर देगा इस रंग का, जिसमें आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी आ रही होंगी और यहाँ पे RGB वैल्यूज़ भी आ रही होंगी। अब जैसे ये जो येलो कलर है ना, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू कुछ ये बन रही है, जो कलेक्शन है ABC की वैल्यूज़ का और अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यूज़ बन रही हैं। और इसमें आपकी ये RGB वैल्यू ये है। आप लोग इसको यहाँ से चेंज करो तो देखिए RGB वैल्यू और हेक्सा वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं। और है ना चेंज। अगर आपको ब्लू टोन चाहिए ना कुछ ये वाली, तो आप ये वाली हेक्सा कॉपी करो इसकी, कंट्रोल C और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो कंट्रोल V, कुछ इस तरह से। और एक प्रॉपर्टी आपने इस तरह टर्मिनेट करनी है, टर्मिनेटर लगा के। ये वही सेम कलर जो हमने वहाँ से कॉपी किया है। समझ आया? इसका एक और आसान तरीका कि अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है और आप लोग यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे किसी एक्स्ट्रा वेबसाइट पे, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग यहाँ पे रहते हुए भी इसको चेंज कर सकते हो। आपको कलर पिकर यहाँ पे भी अलाउ कर रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे, ये अपना माउस लेके जाओगे तो इस तरह का कलर पिकर आ रहा है जो अलाउ कर रहा है आपको यहाँ से इसकी शेड टोन चेंज कर लो, ओपेसिटी लाइट कर लो, डार्क कर लो, यहाँ से कलर ही चेंज कर लो कुछ ये। ठीक होगा? अब देखिए वहाँ पे वो कलर चेंज हो गया है और मेरा ख्याल से ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू आप किसी वेबसाइट पे जाएं और उसको देखेंगे कौन सा कलर करना है कौन सा नहीं। ठीक है। सेम एज इट इज़ आप इसके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया, अब अप्लाई हो गया। यहाँ तक कोई इशू। सेम एज इट इज़ काम आप इसके साथ भी कर सकते हैं, RGB वाली वैल्यू के साथ भी। ये इसकी RGB वैल्यू चेंज कर देगा। इसमें अब आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमने किसके साथ ऐड करनी है और क्या है। जो RGB वाली वैल्यू मैंने चेंज की है वो क्यों नहीं अप्लाई हुई? हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू अप्लाई है। कोड ओपन करें। देखिए मैंने यहाँ पे अभी RGB नहीं, कमेंट तो मैंने बस किसको किया हुआ है, ये नीचे दोनों कलर ऐड है।
तो ये हेक्साडेसिमल वाला कलर क्यों अप्लाई हुआ, ये आरजीबी वाला क्यों नहीं अप्लाई हुआ? आरजीबी वाला जो कलर है वो ग्रीन टोन में है और ये थोड़ा सा जो है स्किनिश टोन में आ रहा है, गोल्डन स्किनिश टोन जो है। ये वाला कलर क्यों अप्लाई हो रहा है हेक्साडेसिमल वाला, या ब्लैक वाला कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? जी स्टूडेंट्स, इसका रिस्पॉन्स कौन करेगा? जी मैं कर दूं। जी जी बताएं। ये जो हम लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं ना, ये इसी फ्लो में पासिंग होती है, यानी इसका रिजल्ट आता है और आउटपुट आती है। तो एंड पे क्योंकि हम कलर कर रहे हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू से, तो लास्ट लाइन ऑफ कोड को जब इसने एग्जीक्यूट किया तो वही वाला कलर हो गया। पहले आरजीबी वाला अप्लाई हुआ है लेकिन इसको ओवरराइड कर दिया हेक्साडेसिमल वैल्यू। एग्जैक्टली आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने बताया था ओवरराइड का कॉन्सेप्ट, कि जो इनलाइन सीएसएस है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है क्योंकि प्रीवियस को वो ओवरराइड कर देती है, तो जो सबसे पास होगा। अब इस लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा, पहले ब्लैक कलर अप्लाई होगा, ब्लैक कलर को ओवरराइड कराइए आरजीबी वाला कलर, फिर इस आरजीबी वाले कलर को ओवरराइड कराइए हेक्साडेसिमल वाला कलर, इसीलिए ये हेक्साडेसिमल वाला एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल वाला सबसे लास्ट पे है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी और ये अप्लाई हो जाएगा। क्या हो कि हम ये वाला काम करते हैं और कंट्रोल जी इसको यहाँ से लेके आते हैं कुछ ये। अब कौन सा कलर अप्लाई होगा? अब आरजीबी वाला कलर जो है हमारे पास वो अप्लाई होगा कुछ ये। क्लियर हुआ है, रिवाइज हुआ है कॉन्सेप्ट? ओके, इसको हम जो है कंट्रोल जी करके वापस लेके आते हैं। यहाँ तक हमारी कलर्स की जो टाइप हैं और किस तरह कलर्स वर्किंग करते हैं सारी की सारी टाइप्स हमने क्लियर कर दी हैं। अब आप में से कोई रिपीट कर दें, कितनी टाइप्स के कलर्स होते हैं? आप कर दो रिपीट। कितने टाइप्स कलर्स होते हैं? दो टाइप्स के कलर डिस्कस किए हमने। 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? आरजीबी, हेक्सा और नेम के जरिए। कौन कौन से हैं 3? बाय नेम, बाय आरजीबी वैल्यू एंड बाय हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ओके ओके, यहाँ पे चलते हैं और अब मैं थोड़ी सी वर्किंग करना चाह रही हूँ इसके बॉर्डर पे। मैं चाह रही हूँ कि जो नैब बार है ना इसको थोड़ा सा कुछ बॉर्डर भी मिलाओ, मतलब यहाँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से बॉर्डर मिलाओ। उस पर वर्किंग करने से पहले ना मैं ये इसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, डार्क टोन में लेके जा रही हूँ ताकि देखने में हमें विजिबल तो हो कुछ ये। या इसको मज़ीद थोड़ा सा डार्क करते हैं और ब्लू टोन में ले जाते हैं या ब्लैक में ले जाते हैं। ठीक हो गया, ब्लैक। क्या चीज़ स्प्रेड हो रही है इसमें, मुझे समझ नहीं आई बात। हाँ वो हम देखेंगे आगे कि कलर को किस तरह स्प्रेड करते हैं, शेडो किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने ब्लैक कलर इसमें ऐड कर दिया है कुछ इस तरह से। अब चलते हैं यहाँ पे और ये वाली वर्किंग करने लगे हैं कि बॉर्डर दें। तो बॉर्डर देने के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आपने चूज़ करना है बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर विड्थ को पहले चूज़ करना है कि कितनी विड्थ का बॉर्डर आपने ऐड करना है। यहाँ मैं 2 पिक्सल्स का बॉर्डर ऐड करें। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर स्टाइल, कि कौन से स्टाइल का बॉर्डर आपको देना है। 3 स्टाइल के आपके पास बॉर्डर होते हैं, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है या सॉलिड होता है, डबल होता है। ये 4 हम यूज़ करते हैं। पहले हम डैश के साथ देख लेते हैं। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि बॉर्डर का कलर कौन सा होगा। तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, बॉर्डर कलर। यहाँ पे हम ब्लू वॉलेट कलर देख लेते हैं कि ब्लू वॉलेट कलर का बॉर्डर है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर विड्थ कि कितनी विड्थ का आपने बॉर्डर देना है। ठीक है, देन बॉर्डर स्टाइल कि कौन से स्टाइल का आपने बॉर्डर चूज़ करना है। फिर देन बॉर्डर कलर कि कौन से कलर का आपने बॉर्डर चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके जितने भी एंकर टैग्स हैं उनके इर्द गिर्द कुछ बॉर्डर्स आ गए। क्लियर है यहाँ तक? पर मैं ये चीज़ चाह रही हूँ कि एंकर टैग्स के इर्द गिर्द बॉर्डर ना, ये सारे के सारे एंकर टैग्स एक ही बॉर्डर में आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिव को टारगेट, उसके पेरेंट को एग्जैक्टली डॉट पेरेंट के एंकर टैग को टारगेट किया मैंने, इसलिए सारे एंकर टैग्स पे आपका बॉर्डर आ रहा है। हमें क्या करना होगा, खाली डॉट पेरेंट को टारगेट करना होगा। तो हायरार्की फॉलो करने के लिए डॉट पेरेंट पहले आ रहा है, उसको टारगेट करते हैं कुछ ये। और प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको बताई हैं कौन सी हैं। बॉर्डर विड्थ पहले आप दे लो 2 पिक्स एग्जैक्टली, और
अभी हमने डैश वाला देखा ना बॉर्डर, डैश्ड कुछ ये, तो आपके पास अब ये क्या होगा, पूरी की पूरी नैप बार बॉर्डर में आ जाएगी। विजिबल है स्क्रीन। अब दूसरी टाइप देख लेते हैं कि दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी थी। एक तो डैश्ड होगी, दूसरी हमारे पास होती है डॉटेड के नाम से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे डॉट हो जाएंगे, पहले डैश थे अब ये डॉट्स बन गए हैं कुछ ये डॉट्स हैं, और डैश में तो करके आपको दोबारा बता दूँ अगर, तो कुछ ये आपके पास डैशेस हैं, ठीक है। दोनों सेंटेक्स में ये डिफरेंस है। अब हमारे पास एक सॉलिड होता है जो कि सिंपल लाइन को शो करेगा और सिंपल लाइन डिस्क्राइब कर देगा कुछ इस तरह से, एक सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारी एक और टाइप होती है डबल के नाम से बॉर्डर, आप देख सकते हो, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का डबल लाइन अंडरलाइंस नहीं होते जैसे, ये वो वाला डबल बॉर्डर हो गया। सब में अगर मुझे समझ नहीं है बात। बैकग्राउंड में ऐड करना चाह रहे हो, अच्छा तो फिर आप ये करो ना, आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड कर दो। डॉट पेरेंट टारगेट किया हुआ है ना, इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी कर दो, चलो हम इसके साथ देख लेते हैं, कोई लाइट्स करेंट ब्लू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी इसकी बैकग्राउंड में नैप बार हो जाएगा, कलर आ जाएगा, ठीक है। चले यहाँ तक क्लियर है। नैप बार का इतना स्ट्रक्चर समझ आ गया, किस तरह बनाते हैं, कलर्स किस तरह ऐड करते हैं, एंकर टेक्स्ट पे किस तरह वर्किंग करते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। अब आप लोग ये काम भी कर सकते हो कि आप लोग जो है डिफरेंट साइड से बॉर्डर दे सको, लेफ्ट साइड पे भी बॉर्डर दे सको, राइट साइड पे भी, और टॉप पे भी डिफरेंट बॉर्डर, डिफरेंट कलर का, डिफरेंट स्टाइल का। उससे पहले ये चीज़ ये है कि आप लोग देखो कि आप लोग जब ये बॉर्डर, एक बॉर्डर देने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज़, 3 लाइन्स यूज़ करनी पड़ रही हैं। इसको आप एक लाइन में भी यूज़ कर सकते हो, किस तरह से, तो आप लोग यहाँ से इसको रिमूव करो तीनों लाइंस को, और यहाँ पे जस्ट बॉर्डर लिखो, कुछ नहीं लिखो, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, कुछ नहीं। पहली वैल्यू आप ऐड करो बॉर्डर की विड्थ की, कौन सा बॉर्डर चाहिए आपको, फिर आप ऐड करो उसका स्टाइल, सॉलिड बॉर्डर चाहिए, फिर आप ऐड कर दो उसका कलर ग्रीन कलर का। अब ये जो आपने 3 लाइनों में काम किया ना, वो आपका एक ही लाइन में हो जाएगा, टाइम भी बचेगा आपका और आपका स्पेस भी बचेगा। तो 3 लाइन्स में ही आपका एग्जैक्टली वो वाला काम हो गया। अब आप लोग ये काम कैसे कर सकते हो, आपको पता तो होगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किस लिए होता है। टॉप का मतलब क्या होता है, और बॉटम मतलब डाउन, लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट मतलब राइट। तो अब हमारे पास बॉर्डर की भी यही पोजीशन बनेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप, अगर हमें टॉप पे बॉर्डर देना है, टॉप पे हम यूज़ करते हैं 10 पिक्सल्स का बॉर्डर, और टॉप पे जी सॉलिड बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, और कलर मुझे आप लोग बताते जाएँ, येलो कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए टॉप के बाद हम राइट को यूज़ कर लेते हैं बॉर्डर, तो फिर क्या लिखेंगे, बॉर्डर राइट, क्योंकि राइट पे सही ना हमें बॉर्डर राइट, और इस पे मैं 5 पिक्सल्स का करूँ ताकि डिफरेंट बॉर्डर आपको समझ आए डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ। इसको हम कर लेते हैं डैश्ड, ठीक हो गया। कलर आप जल्दी से मुझे बता देंगे, ऑरेंज हो गया। उसके बाद कौन सी रह गई हैं साइड्स, एग्जैक्टली बॉर्डर बॉटम, इस पर कितने पिक्सल्स का, 12 पिक्सल्स का कर लेते हैं। और कौन सा रह गया हमारा, अब हम इसको सॉलिड ही कर लेते हैं, टॉप बॉटम में सेम कर लेते हैं, और लेफ्ट राइट पे डिफरेंट कर लेंगे जी। अच्छा ये मैं पूछ रही हूँ ना आप लोगों से, इसलिए पूछ रही हूँ कि आपकी इंटरेक्शन हो क्लास में, तो बोले सब कौन से कलर का बॉर्डर, ओके जी ग्रीन वन। देन अब कौन सी साइड रह गई है, बॉर्डर लेफ्ट, एग्जैक्टली। कितने पिक्सल्स का, 16 पिक्सल्स का करना चाह रहे हैं। कौन सा बॉर्डर, डॉटेड नहीं किया ना अभी हमने, डॉटेड, और कौन सा कलर, ब्राउन, कुछ ये का। अब आपके पास क्या होगा जी, डिफरेंट स्टाइल्स पे डिफरेंट किस्म का बॉर्डर अपीयर हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा है, डॉटेड बॉर्डर है, ऊपर हमने बॉर्डर ऐड किया हुआ है सॉलिड, नीचे भी सॉलिड ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे हमने डैश ऐड किया हुआ है। तो डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ से डिफरेंट कलर के हिसाब से आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। रिकॉर्डिंग